हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में संविधान संशोधन स्टार्ट किया था, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन में बेसिकली आपने क्या क्या देख लिया था, उसका पीछे से रिमाइंड करते हुए आज हम लोग इस टॉपिक को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं कुछ संविधान संशोधन के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे और उससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं संविधान संशोधन। जैसा कि आपने प्रथम संविधान संशोधन को इन डिटेल देख लिया था, यानी आपने क्या देख लिया था, प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ था। किससे संबंधित था? भूमि सुधार कानून से संबंधित था। भूमि सुधार कानून से संबंधित था। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली यानी भूमि सुधार कानून से संबंधित प्रथम संविधान संशोधन को इन डेप्थ सीख लिया था और कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन के बारे में भी देख लिया था, जैसा कि संविधान संशोधन 7, फिर उसके बाद 10, 12, 13 और 14 इन संविधान संशोधनों के बारे में भी देख लिया था। और यहाँ से मैं बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन। और संविधान में संशोधन, एक तो बेसिकली संविधान में संशोधन जब करना होता है तो इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। यानी अगर आपने कंटिन्यू पॉलिटी के लेक्चर देखे हैं मेरे, तो आपने पढ़ा होगा कि जैसा कि आर्टिकल 1, 2 और 3 ये किससे संबंधित है? क्योंकि आर्टिकल 1 संघ और उनके राज्य से यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये आर्टिकल 1 कहता है। और आर्टिकल 2 जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना के बारे में, जबकि आर्टिकल 3 जो है नए राज्यों का प्रवेश यानी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन है आर्टिकल 3 में। और आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है कि अगर इन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के थ्रू अगर किसी भी राज्य की नाम, सीमा में परिवर्तन करना हो, क्षेत्रों में यानी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये बात किसमें लिखी है? ये बात आर्टिकल 4 में लिखी हुई है कि अगर इनमें यानी क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करना होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं होता है। लेकिन अपने आप यानी आप उसमें साधारण बहुमत से आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं, नामों और राज्यों में परिवर्तन करने से। और ये आर्टिकल 4 में कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत से। तो साधारण बहुमत क्या होता है आप जानते हैं, उपस्थित सदस्यों का 50% + 1 जो होता है वो साधारण बहुमत से हो जाता है। तो यानी ये एक यानी आर्टिकल नामों, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं में परिवर्तन जो है वो साधारण बहुमत से हो जाता है। क्योंकि संविधान संशोधन किसको कहते हैं? संविधान में संशोधन करना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी इसमें चेंजमेंट करने के लिए, इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट करने के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है? क्योंकि आपने जान लिया कि ये जो है इनमें परिवर्तन करना, ये साधारण बहुमत है और साधारण बहुमत संविधान संशोधन के लिए जरूरत नहीं पड़ती। किसके लिए फिर संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है? जैसा कि अगर आपके राष्ट्रपति हो गए, राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों में परिवर्तन करना हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी शक्तियों में कोई परिवर्तन करना हो, या फिर 7वें संविधान संशोधन के तहत जैसे आप जानते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन हो गया, या फिर जैसे प्रधानमंत्री हैं उनकी कुछ क्षेत्रों, उनकी कुछ सीमाओं में परिवर्तन करना हो, तो या फिर आपने देखा कि जैसे नगर पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्था है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन उसके थ्रू किया गया। तो इन कंडीशन में आपको संविधान संशोधन यानी संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। और इसके साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है, और क्योंकि ये बड़े चेंजमेंट है तो इनमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होता है। जैसा कि अभी आपने देखा था इन करंट, जैसे कि जीएसटी लाया गया था,
तो जीएसटी क्या था? जीएसटी में आपने देखा कि आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए था। और जीएसटी बेसिकली किस संविधान संशोधन के थ्रू लाया गया? तो संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन था। तो ये जो जीएसटी था इसमें आपने देखा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए था। तो अगर मैंने बोला कि जो संविधान संशोधन है वो विशेष बहुमत से होता है, तो विशेष बहुमत क्या होता है अब हम लोग ये देखते हैं। यानी साधारण बहुमत आपने देख लिया और आपने देखा कि आर्टिकल 4 में जो इनके राज्यों क्षेत्रों में परिवर्तन होता है वो आर्टिकल 4 के तहत साधारण बहुमत से हो जाता है। इसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि विशेष बहुमत क्या होता है। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत एक तरह से आप इजीली समझ सकते हैं जैसे कि वर्तमान में लोकसभा की 545 सीटें हैं। यानी एज एग्जाम्पल कि वर्तमान में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें हैं। तो सबसे पहले विशेष बहुमत के लिए क्या होगा? विशेष बहुमत के लिए पर हाउस यानी लोकसभा में है तो लोकसभा का बहुमत, यानी वर्तमान में अगर लोकसभा में 545 सीटें हैं तो इसका बहुमत। अब इसका बहुमत क्या होता है? इसका बहुमत मतलब आधे से एक अधिक, यानी 50% प्लस 1। तो इसका बहुमत हो गया, यानी एज अ लाइक 273 प्लस सीटें जो है 273 प्लस जो है आपको सपोर्ट उस प्रस्ताव में होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि पर हाउस जो है ये बहुमत होना चाहिए। यानी वर्तमान में अगर लोकसभा की 545 सीटें हैं तो 545 का बहुमत 273 प्लस 1 हो गया, समथिंग 273 प्लस समर्थन चाहिए। फिर उसके बाद पर हाउस यानी उसके बाद जो होगा उपस्थित सदस्यों का प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3, यानी उसके बाद यानी यहाँ पे 273 प्लस 1 आपको जो है सहमति मिल गई। उसके बाद प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 इसे कहते हैं विशेष बहुमत। यानी प्रेजेंट जितने उस दिन यानी उस अगर लोकसभा में है तो लोकसभा में जितने मेंबर उपस्थित हैं तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग यानी मतदान करने वाले, तो प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3। अगर मान लिया एज एग्जाम्पल कि उस दिन 545 ये सारे मेंबर जो है लोकसभा में प्रेजेंट हो गए, यानी अगर 545 लोकसभा की सीटें हैं और माना कि उस दिन ये 545 पूरे के पूरे उस दिन लोकसभा में प्रेजेंट है, तब आपको क्या होगा? यानी अगर इन 545 और वोटिंग भी की है इन 545 ने, अब प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 यानी 545 का 2/3 मेंबर, अब इनका समर्थन जो है यानी 331 प्लस समर्थन जो है वो आपको किसमें मिलना चाहिए? यानी जो भी आप प्रस्ताव ला रहे हैं, यानी संविधान संशोधन जो करना चाह रहे हैं, जो भी एक्ट या अधिनियम आप बनाना चाह रहे हैं, तो इसे कहते हैं विशेष बहुमत। यानी कि क्या हो गया? पर हाउस बहुमत हो गया और प्लस प्रेजेंट प्लस वोटिंग का 2/3 आपको समर्थन मिल जाए तो इससे क्या होगा? इससे एक जगह से ये पास हो जाएगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा। तो ऐसे इसे कहते हैं संविधान संशोधन। तो ये तो हो गया कि संविधान संशोधन होता कैसे है। चूंकि आप जानते हैं कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट करने के लिए इतनी बड़ी यानी इतना बड़ा आपको समर्थन चाहिए होता है, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है संविधान में संशोधन करना। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कितने चेंजमेंट हो चुके, कितने संविधान संशोधन हुए। ये तो हो गया विशेष बहुमत। तो चूंकि हम लोगों ने प्रथम संविधान संशोधन देखा था और प्रथम संविधान संशोधन के थ्रू हम लोगों ने कितने इसके साथ साथ केसेस जुड़े हुए थे, जैसे कि इसके साथ साथ हम लोगों ने रोमेश थॉपर बनाम बॉम्बे राज वाला केस देखा था, बॉम्बे राज्य वाला केस देखा था। दूसरा हम लोगों ने देखा था चंपकम दोराई राजन केस। उसके साथ साथ हम लोगों ने नवी अनुसूची देखी थी और IR कोलो केस देखा था। IR कोलो केस किसके जजमेंट के बाद आया था? जो कि हम लोगों ने देखा था कि रिजर्वेशन प्रोसेस SC और ST को 69% जो रिजर्वेशन प्रोसेस को जब नवी अनुसूची में डालने की बात की गई तो उसे कहा गया कि यानी नवी अनुसूची में डालने इसके अगेंस्ट जो आया था वो IR कोलो केस आया था।
तो आइए बात करते हैं, यानी अब इन 3 पॉइंट के आगे क्या सिनेरियो रहा, क्या स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उस समय। तो इन सारे केसेस के बाद, यानी चूंकि जो आप ये केसेस पढ़ रहे हैं, यानी भूमि सुधार से संबंधित ये सारे केस थे, और अगर मैक्सिमम आप संविधान संशोधन देखोगे तो 40% यानी समथिंग जो केसेस होंगे वो सारे के सारे लैंड रिफॉर्म से जुड़े हुए केस हैं। तो इनमें से अगर यहाँ पर आपने देखा भूमि सुधार से पहला संविधान संशोधन बेसिकली किया गया, तो इसके बाद क्या केसेस हुए, यानी अगर सरकार ने इन केसेस में आपने देखा कि उन जो भी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने वाले केस थे उनको क्या कर रही थी, नवी अनुसूची में डाल देती थी। तो यहाँ पर यानी ये जो भूमि सुधार था वो नवी अनुसूची के थ्रू लाया गया था। जो कि नवी अनुसूची के थ्रू था इसलिए इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, और जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इसके बारे में जांच पड़ताल नहीं कर सकती कि जो विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा अमेंडमेंट किया गया है या संशोधन किया गया है वो सही है या गलत, यानी अगर उसको नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है। तो इसके महत्व को समझते हैं। इसके बाद केस क्या आता है, इसके बाद जैसे शंकरी प्रसाद केस आया, शंकरी प्रसाद मामला आया, शंकरी 1951 में ही शंकरी प्रसाद केस आया। शंकरी प्रसाद कब आया, 1951 में ही। ये भी किससे जुड़ा हुआ था, ये भी लैंड रिफॉर्म से ही जुड़ा हुआ केस था। तो जब शंकरी प्रसाद केस आया, शंकरी प्रसाद केस आया या मामला आया, तो शंकरी प्रसाद भी बेसिकली किससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। तो इस केस में ये कहा गया, क्योंकि आर्टिकल आपने देखा कि जो आप ये मूल अधिकारों को, यानी मूल अधिकारों को हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि मूल अधिकारों में, क्योंकि इतने समय सरकार किसकी चल रही है, जवाहरलाल नेहरू की सरकार चल रही है। और आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू उस समय पावरफुल कद्दावर नेता, क्योंकि उस समय यानी बहुमत से यानी इन्होंने सरकार बनाई। और आप जानते हैं सरकार की खासियत, यानी अगर जो है प्रधानमंत्री या सरकार जो है, अगर सरकार पूर्ण बहुमत की आती है तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट हो जाता है वो विनम्र हो जाता है। अगर सरकार पावरफुल है तो सुप्रीम कोर्ट विनम्र हो जाता है। अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल पावरफुल हो जाते हैं। अगर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति कम हो जाती, विनम्र हो जाते हैं। यही केस, अभी मैं इस चीज को कनेक्ट करूंगी कैसे। तो यहाँ पर भी बात यही है कि इस समय जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ तो उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार, और जवाहरलाल नेहरू पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि कांग्रेस उस समय यानी राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार है और केंद्र सेंटर में भी कांग्रेस की ही सरकार है। तो यानी पूर्ण समर्थन प्राप्त था एक तरह से जवाहरलाल नेहरू को। तो यानी इस समय किसकी सरकार है, जवाहरलाल नेहरू की। तो ये जो शंकरी प्रसाद केस था ये बेसिकली किसके अगेंस्ट आया था, तो इस भूमि सुधार कानून के ही अगेंस्ट आया था। यानी इसमें क्या कहा गया, इसमें आर्टिकल 13, तो आर्टिकल 13 के थ्रू, यानी आर्टिकल 13 क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है, तो आर्टिकल 13 के थ्रू ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, चूंकि आर्टिकल 13 में 3 क्लॉज 1, 2 और 3, जिनमें से आर्टिकल 13 का 2 जो है, तो आर्टिकल 13 का 2 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 2 जो है वो कहता है अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन जो भी संविधान संशोधन, यानी यहाँ पर ये बात की जाती है कि अगर जो भी कानून, जो भी लॉ या एक्ट कुछ बनता है तो अगर मूल अधिकारों का हनन करने वाला या उल्लंघन करने वाला है तो उसको उस सीमा तक की अवॉइड कर दिया जाएगा, यानी उस सीमा तक खत्म कर दिया जाएगा जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। तो यानी इसको कहते हैं आर्टिकल 13(2) को जो है वो पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। यानी आप देखेंगे जो आर्टिकल 13(2) है, सब क्लॉज 2 है, इसको क्या नाम जाना जाता है, इसको पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत या फिर अधित्याग का सिद्धांत कहते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत या फिर अधित्याग का सिद्धांत,
सिद्धांत। अब इसका क्या केस है, इसका क्या मामला है, तो यानी पृथक्करण का सिद्धांत या अधित्याग का सिद्धांत। इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में क्या बात लिखी गई है। आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 2 में ये बात लिखी गई है कि अगर कोई जो है यानी कोई कानून, कोई लॉ जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो उसको उस सीमा तक की जो है खत्म कर दिया जाएगा जहां तक कि वो जो एक्ट है या अधिनियम है जहां तक वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। अगर एज ए एग्जाम्पल अगर कोई कानून या लॉ बना और उसके पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जो है वो मूल अधिकारों के हनन करने वाले हों। मूल अधिकार कहां से कहां तक की, भाग 3 में और 12 से 35 आर्टिकल, यानी भाग 3 और 12 से 35 आर्टिकल जो है वो फंडामेंटल राइट को बताते हैं, मौलिक अधिकारों को बताते हैं। तो यानी ये एज एग्जाम्पल कि अगर कोई कानून, कोई लॉ बना और उसके पहले और दूसरे पॉइंट यानी पहला और दूसरा पॉइंट जो है वो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, तो अब बात क्या होगी कि अगर पहला और दूसरा पॉइंट मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो, और जबकि है इसमें 3, 4 और 5 ये पॉइंट है, तो अगर ये दो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो इन दो को खत्म कर दो, यानी इन दो को पृथक कर दो। इसे कहते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। ये किसमें है, 13 की सब पार्ट 2 में। तो यानी ये पृथक हो गए, अधित्याग हो गए। अधित्याग मतलब इनको हमने त्याग दिया, 1 और 2 को त्याग दिया, तो बचे कौन से, 3, 4, 5। तो जो कि 3, 4, 5 अब ये मूल अधिकारों का हनन नहीं कर रहे हैं, तो अब ये इतने यानी 3, 4, 5 क्लॉज को आप लागू कर सकते हैं उस एक्ट या अधिनियम के थ्रू। इसे कहते हैं पृथक्करण या अधित्याग का सिद्धांत। अब 13(3) क्या बात करता है, 13(3) बात करता है कि कोई भी एक्ट हो गए, कोई भी एक्ट, लॉ या फिर हो गया अध्यादेश। अध्यादेश आप जानते हैं कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके किसके पास, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास होती है। किस आर्टिकल के थ्रू होती है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास, अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के तहत, यानी यहां पर मैं लिख देती हूं आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब चूंकि ये अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब संवैधानिक अवहेलना यानी संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो है सरकार चलाने में दिक्कत आ रही हो, तो उस कंडीशन में यानी जब सत्र वगैरह ना चल रहे हो, उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति है या राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। और जैसे ही सत्र आता है तो उसमें उसकी सुनवाई होती है, उस पर बहस होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग कि आर्टिकल 13 के 3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्ट है, कोई लॉ है, कोई अध्यादेश है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आर्टिकल 13(3) में लिखी हैं कि अगर कोई एक्ट, लॉ या अध्यादेश है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, उसको आप क्या करेंगे, उसको त्याग देंगे, अधित्याग। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कोई एक्ट बन जाए ऐसा जो मूल अधिकारों का हनन करने वाला हो, कोई लॉ बन जाए तो उनको खत्म कर दिया जाएगा। यानी क्योंकि आपने केसेस देखे थे भूमि सुधार से संबंधित, और उसमें बताया गया था, उसमें फंडामेंटल राइट को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। किससे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी, यानी फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी से ज्यादा प्रायोरिटी दी गई थी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से ज्यादा जो है प्रायोरिटी किसको दी गई थी, फंडामेंटल राइट को दी गई थी। तो यहाँ पर भी यही बात कही जा रही है कि जो एक्ट, लॉ और अध्यादेश हैं अगर वो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं तो उनको खत्म कर दिया जाए, और ये आर्टिकल 13(3) में। तो अब यहाँ पर बात आती है कि शंकरी प्रसाद केस, यानी चूंकि ये तो हो गया आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1, 2, 3, और इसी तरह से जो कि आर्टिकल 368, क्योंकि हम लोग संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं और संविधान संशोधन किस भाग में आता है, तो भाग 20 में आता है, और किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 368 में आता है संविधान संशोधन। तो विवादास्पद बात क्या है, झगड़ा क्यों होगा और कितने केसेस, शंकरी प्रसाद केस हो गया,
सज्जन सिंह मामला हो गया, या फिर आप देखते हैं कि आपने इससे पहले रोमेश थॉपर या चंपकम दोरायरजन जितने केस देखे वो सारे अगर जो भी केसेस जो हैं यानी गोलकनाथ बनाम हो गया, केशवानंद भारती बनाम हो गया, तो एक तरह से इन सबके मध्य यानी 40% जो केस है वो भूमि से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है। तो यानी यहाँ पर विवादास्पद बात सिर्फ यही है क्योंकि आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहा है और आर्टिकल 13 जो है मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है, लेकिन आर्टिकल 13 में कहीं भी ये बात नहीं लिखी कि जो अगर कोई संविधान संशोधन, यानी यहाँ पर ये बात नहीं लिखी कि अगर आर्टिकल 368 के तहत अगर संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को रोका जाता है, यानी मूल अधिकारों का हनन किया जाता है, लेकिन कोई संविधान संशोधन करके, तो वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आएगा कि नहीं, ये बात यहाँ नहीं लिखी है। अब ये अनफॉर्चुनेटली कह दें या इसमें ये बात नहीं लिखे होने के कारण ही ये पूरी तरह से विवादास्पद रहा है और सुप्रीम कोर्ट की इसी वर्डिक्ट के पीछे कई बार जो है हर केस जो है वो इन्हीं को अपना आधार बना करके, बेस बना करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो यहाँ पर बात है कि आर्टिकल 368 जो कि संविधान के संशोधन की पावर है, किसके पास संविधान संशोधन की शक्ति है, संसद के पास शक्ति है। तो अब बेस जो है लोग किसको बेस बना करके जा रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 13 में ये आर्टिकल 368 नहीं लिखा है कि आर्टिकल 368 भी एक संविधान, यानी आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत आता है कि नहीं, यानी मूल अधिकारों का अगर आर्टिकल 368 इस संविधान संशोधन के थ्रू मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो मूल अधिकार जो है यानी हनन करने पर उनको पृथक कर दिया जाएगा, अधित्याग कर दिया जाएगा कि नहीं आर्टिकल 13 के तहत। तो ये बात है, ये केस है। अब आपको समझना है कि जो शंकरी प्रसाद केस है वो इसी को आधार बनाएगा आर्टिकल 13 को। अब ये क्या कहेगा, ये केस शंकरी प्रसाद, यानी इसको बताने का यहाँ पर क्या रीजन था आर्टिकल 13 को समझाने का। तो यहाँ पर इसलिए समझाने का मतलब है कि जो शंकरी प्रसाद केस है वो बेस किसको बनाएगा। तो बात की जाती है कि जो शंकरी प्रसाद केस है वो बेस बनाएगा आर्टिकल 13 को और कहेगा, यानी आर्टिकल 13 को कहेगा कि चूंकि आर्टिकल 368 यहाँ पर इसको ये आधार बनाने का रीजन आप देखें। आई होप अगर आपको कुछ नोट करना हो तो आप नोट करते जाएं और पॉइंट आउट करते जाएं अपने पास जहां भी लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो। तो यहाँ पर बात की जाती है कि शंकरी प्रसाद जो केस है, तो शंकरी प्रसाद केस जो है ये बात कहेगा शंकरी प्रसाद कि आर्टिकल 368 के थ्रू अगर, यानी आर्टिकल 368 संविधान संशोधन के थ्रू कोई एक्ट या अधिनियम बनाया जाता है, कोई एक्ट या अधिनियम बनाया जाता है। अब एक्ट या अधिनियम किसे कहते हैं, जब भी यानी अगर कोई प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रस्ताव संसद में पेश किया जाता है तो संसद में पेश किया जाता है, तो अगर ये लोकसभा में जब तक उस पर बहस चर्चा चल रही है या फिर राज्यसभा में बहस चल रही है, यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले जो भी प्रस्ताव है जिस पर चर्चा या बहस चल रही है उसे क्या कहते हैं, उसे बिल कहते हैं। और उसके बाद यानी बिल या विधेयक, उसके बाद जो है बिल या विधेयक जो है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यानी जब वो पारित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे एक्ट या अधिनियम कहते हैं। यानी आई होप आप समझ गए कि बिल क्या होता है, जब भी मैं कहूं बिल या विधेयक, तो ये जो बिल या विधेयक है जब तक इस पर चर्चा हो रही है, जब तक ये संसद में है या फिर राज्य विधानमंडल में है, तो इसको क्या कह रहे हैं, बिल या विधेयक। जब भी इस पर हस्ताक्षर हो जा रहा है यानी ये एक एक्ट बनना, अधिनियम बनना, तो जब ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के हस्ताक्षर बन जाते हैं यानी हो जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, एक्ट या अधिनियम। तो
तो बात की जा रही है कि आर्टिकल 368 के थ्रू, आर्टिकल 368 जब आप संविधान संशोधन कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको एक्ट ही तो कहते हैं कि जो है एक्ट बन गया है, अधिनियम बन गया। तो यहाँ पर इसी चीज की दुहाई दी जाएगी, यहीं पर इसको बेस बनाया जाएगा और क्या कहा जाएगा कि चूंकि आर्टिकल 368 भी क्या है, एक एक्ट है, एक अधिनियम है। यानी अगर आर्टिकल 368 एक एक्ट या अधिनियम है तो ये अगर ये एक्ट या अधिनियम कोई रूल बन रहा है तो ये आर्टिकल 13 के थ्रू आना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 3 क्या कह रहा था, कोई एक्ट हो, कोई लॉ हो, कोई अध्यादेश हो, तो अगर ये मूल अधिकारों का ऐसा कोई लॉ एक्ट बनता है जो मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो तो उसको यानी खत्म किया जाएगा, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, उस लॉ को, उस एक्ट को। तो यहाँ पर इन्होंने यानी शंकरी प्रसाद केस में बेस बनाया गया कि आर्टिकल 368 भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत आना चाहिए। इन द केस हम कह सकते हैं कि अगर ये आर्टिकल 13 है, अगर ये आर्टिकल 13 है, अगर ये बड़ा वाला मेजर आप सर्कल देखें तो ये अगर आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13, तो आर्टिकल इसी के बीच में यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 368 है तो आर्टिकल 368 इसी के अंदर यानी आर्टिकल 13 में आर्टिकल 368 समाहित है। यानी अब इनका आधार ये है कि अगर ये एक्ट या अधिनियम था तो अगर ये एक्ट या अधिनियम है, बना है और ये मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो इसको खत्म किया जाना चाहिए। यानी अब शंकरी प्रसाद जो है, शंकरी प्रसाद केस में जो है एग्जैक्ट वर्डिंग क्या आएगी, तो अब ये कहेंगे यानी अब ये सोच क्या रहे हैं, अब ये सोच रहे हैं कि इस चीज को यानी इस चीज को चैलेंज कैसे किया जाए, क्योंकि इसके पहले वाले सारे केसेस आपने देख लिए। तो शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा जाएगा कि यहाँ पर यानी क्योंकि आधार क्या बनाया आपने, इसकी थीम समझ ली, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आप ये देखेंगे कि इसकी वर्डिक्ट क्या आई, तो इसकी वर्डिक्ट जो है यानी अब यहाँ पर बात इसकी की जाएगी कि जो शंकरी प्रसाद केस है यहाँ पर कहा जाएगा कि आप प्रथम संविधान संशोधन को ही खत्म कर दें। यानी यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि प्रथम संविधान संशोधन को समाप्त कर दें, संविधान संशोधन को ही समाप्त कर दें। तो यानी अगर यहाँ पर ये बात आ गई कि शंकरी प्रसाद केस के थ्रू प्रथम संविधान संशोधन को ही समाप्त कर दें, तो यानी अगर प्रथम संविधान संशोधन खत्म कर देंगे तो नवी अनुसूची खत्म हो जाएगी और नवी अनुसूची के थ्रू जो भूमि सुधार कानून डाला गया है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो यानी इन्होंने आधार बनाया कि प्रथम संविधान संशोधन को ही समाप्त कर दिया। तो अब क्या होगा, अब जो है ये केस यानी जो इसके खिलाफ लड़ रहे हैं शंकरी प्रसाद केस, इनके वकील कहेंगे। अब क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देगा, यानी इन्होंने अपना आधार बता दिया कि 13 के सब क्लॉज 3 के तहत ये एक्ट या अधिनियम हुआ और ये मूल अधिकारों का हनन कर रहा है, इसलिए इसे जो है खत्म करना चाहिए। यानी ये जो है एक्ट या अधिनियम समाप्त होना चाहिए। यानी कि क्योंकि ये एक्ट बना, अधिनियम बना, तो इस एक्ट को ही आप खत्म करें, यानी प्रथम संविधान संशोधन को ही आप खत्म कर दें। किसमें? शंकरी प्रसाद केस में। तो अब बात क्या आती है, अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट देखें। सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट सरकार की मंशा जानना चाहता है, क्योंकि पावर में है जवाहरलाल नेहरू और पावर में जवाहरलाल नेहरू और आप जानते हैं वहां पर यानी स्टेट वगैरह में भी उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। तो यानी अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार की मंशा जानना चाहती है। तो यहाँ पर अगेंस्ट में क्या पक्ष रखा जाएगा? अगेंस्ट में इसके खिलाफ रखा जाएगा कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 ये दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर क्या बताया जाएगा, यहाँ पर सरकार की तरफ से, यानी क्योंकि सरकार की पूरी जो है स्ट्रेटेजी क्या है, सरकार की पूरी स्ट्रेटेजी है भूमि को कैप्चर करना, जिसके पास ज्यादा जो जमींदार हैं, लैंडमार्क वाले, तो उनसे भूमि को लेना उनका मकसद है। अब चूंकि वो अपने खिलाफ तो कोई चीज यानी कोई भी केस जो है उसको जीतने नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो मेन मकसद है उनको भूमि लेना, और ये चूंकि प्रोटेक्ट करेगा इस तरह से, और इसके सारे केसेस जो है इस तरह से सारे भूमाफिया जो है वो इसको बेस बना कर आ जाएंगे। तो यहाँ सरकार क्या कहेगी? सरकार कहेगी कि आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 अलग अलग है। कहेगी कि जो आर्टिकल 13 है
हालांकि आर्टिकल 13 मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी आर्टिकल 13 कहता है कि जो भी कानून, जो भी लॉ, जो भी बनाए जाते हैं वो मूल अधिकारों का अगर हनन करने वाले हैं तो उन्हें समाप्त करना चाहिए। लेकिन अगर 368 के थ्रू किसी में संविधान संशोधन करके, यानी आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान संशोधन करके अगर कोई लॉ, कोई भी संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को हनन किया जाता है या मूल अधिकारों को कम किया जाता है, तो वो संविधान संशोधन या वो जो है एक्ट, वो आर्टिकल 13 के थ्रू नहीं आएगा। यानी यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं। सरकार क्या कहेगी कि अगर हालांकि कोई भी ऐसा एक्ट बनेगा जो मूल अधिकारों को हनन करेगा, वो 13 के थ्रू जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, उसका पृथक्करण कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉ जो है वो संविधान संशोधन के थ्रू आएगा तो उसको समाप्त नहीं किया जाएगा, भले वो मूल अधिकारों को खत्म कर रहा हो या हनन कर रहा हो। तो यानी सरकार कह रही है कि ये दोनों अलग अलग है और पावर में ही सरकार है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर जो है सरकार जो पावरफुल है तो जो न्यायपालिका जो है वो विनम्र हो जाएगी। यानी अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो सरकार कह रही है वो सही है। यानी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आएगी? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जो सरकार कह रही है वो सही है। यानी आर्टिकल 368 और आर्टिकल 13 ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, अच्छा ये केस हुआ और ये केस आपने देखा कि इसमें क्या कहा गया कि प्रथम संविधान संशोधन को खत्म करने या समाप्त करने की बात की गई। ये था शंकरी प्रसाद केस। दूसरा हम लोग केस देखते हैं, तो दूसरा केस आता है बेला बनर्जी केस। यानी दूसरा क्या आता है? बेला बनर्जी का मामला। दूसरा केस है 1953 में आया बेला बनर्जी मामला। 1953 में बेला बनर्जी केस, बेला बनर्जी मामला। अब इसमें क्या कहा जाएगा? तो जो बेला बनर्जी का मामला है 1953 में, ये भी जो है लैंडमार्क से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर यही क्रिएट है कि जितने भी ये केसेस आए हैं, मिनर्वा मिल्स हो गया, बेला बनर्जी हो गया, केशवानंदा हो गया, और जैसे कि आपने देखा था कि यानी वो तो अलग केस थे, यानी चंपकम दोरायराजन आपने देखा। तो यानी ये जो सारे केसेस हैं ये सारे जो हैं वो भूमि सुधार से संबंधित हैं लगभग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बेला बनर्जी मामला है उसका भी आधार पॉइंट क्या होगा? वो भी आधार किसको बनाएगा? वो भी आधार आर्टिकल 13 को बनाएगा करके। और आर्टिकल 13 को बनाएगा करके तो यहाँ पर जो केसेस है, यहाँ पर चूंकि ये बात कही गई थी आर्टिकल 13 के जो है 13 के सब क्लॉज 1 में, तो यहाँ पर जो आर्टिकल 13 के थ्रू यानी ये बात कही गई है, ये पूरी वर्डिक्ट है आर्टिकल 13 की कि अगर किसी की आप भूमि छीनते हैं, यानी अगर सरकार किसी की भूमि छीनती है तो सरकार जो है उसको कंपनसेशन देगी। अब ये कंपनसेशन क्या होता है? जिसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। अब आप सोचिए कि ये क्षतिपूर्ति क्या होता है? तो क्षतिपूर्ति बेसिकली ये होता है कि अगर सरकार ने आपकी मान लिया आपके पास एज एग्जाम्पल आपके पास अगर 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ जमीन है। अब सरकार को क्या कर सकती है? यानी सरकार जो कहेगी कि अगर मैक्सिमम एक व्यक्ति जो है उसके पास 30 एकड़ जमीन हो सकती है, और अगर चूंकि आप भूमाफिया हैं यानी आप जो है जमींदार हैं और आपके पास 100 एकड़ जमीन है, तो सरकार कहेगी कि आप मैक्सिमम जो है व्यक्ति के तौर पर यानी आपके पास जो है अधिकतम 30 एकड़ जमीन जो है वो रह सकती है। 30 एकड़ जमीन जो है अगर आपके पास रह सकती है तो बची जो 70 एकड़ जमीन है वो सरकार आपसे लेना चाहती है। लेकिन ये जो आर्टिकल 13 जो है वो कंपनसेशन की बात करता है, कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति की बात। तो यहाँ पर ये क्षतिपूर्ति है, ये कह रहा है कि अगर 70 एकड़ जो जमीन है वो अगर सरकार ले रही है तो सरकार उसके बदले में जो मार्केट वैल्यू है वो आपको अदा करे। इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति। यानी अगर आपकी कोई जमीन, कोई भी प्रॉपर्टी ली जाती है तो सरकार जो है उसकी जो है उसके बराबर यानी उसकी मार्केट वैल्यू के बराबर आपको दाम जो है वो दे, तो इसको कहते हैं क्षतिपूर्ति।
अब आप सोचें कि इस तरह से सरकार, चूंकि उस समय का जो है स्ट्रक्चर क्या है कि 48% भूमि जो है वो जमींदारों के पास है, और सरकार जो है उस भूमि को लेकर के जो इक्वलिटी के अकॉर्डिंग यानी आर्टिकल 39 के थ्रू वो राज्य के सभी समान वर्गों में बांटना चाहती है। और अगर वो सबको क्षतिपूर्ति देने लगे, क्षतिपूर्ति यानी इतना पैसा उनको दे, उनकी भूमि के बराबर उनको पैसा दे, तो सरकार के पास इतनी इकोनॉमी आएगी कहां से? तो इसलिए बात ये यहाँ पर ये फंस जा रही है। तो जो बेला बनर्जी का मामला है, बेला बनर्जी के मामले में यही बात आई कि जो है सरकार अगर भूमि ले रही है और सरकार अगर भूमि ले रही है तो मुझे क्षतिपूर्ति दे। यानी अब जो है ये केस जो है बेला बनर्जी का कि आर्टिकल 13 के थ्रू, ये आर्टिकल 13 को बेस बनाएगा और आर्टिकल 13 के थ्रू ही कह रहे हैं कि अगर सरकार मेरी भूमि ले रही है तो मुझे क्या क्षतिपूर्ति दे, और क्षतिपूर्ति यानी उसकी वैल्यू दे, मार्केट वैल्यू। तो अब आप सोचें कि अब ये जो सरकार है अब इसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहेगी। तो अब इसके खिलाफ चौथा संविधान संशोधन होता है 1955 में। 1955 में फोर्थ अमेंडमेंट, फोर्थ संविधान संशोधन होता है, चौथा संविधान संशोधन। ये है फोर्थ नंबर का, ठीक है। तो फोर्थ नंबर में यानी चौथे संविधान संशोधन में क्या कहेगा? चौथे संविधान संशोधन में सरकार जो है इस क्षतिपूर्ति वाले मामले को ही, यानी क्षतिपूर्ति जो है, तो क्षतिपूर्ति की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। यानी क्षतिपूर्ति वाले मामले में क्या कहेगा कि अगर सरकार जो है किसी भी किसी भूमि को या किसी भी एक्ट को जो है सरकार अगर आर्टिकल यानी अगर नवी अनुसूची में डाल रही है, अगर सरकार उसे नवी अनुसूची में डाल रही है तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता, न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। तो यही कार्य किया यहाँ पर 1955 में, और 1955 में सरकार ने इस संविधान संशोधन के थ्रू ये जो क्षतिपूर्ति वाला मामला था इसको जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया, यानी इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, समीक्षा नहीं की जा सकती। तो ये जो क्षतिपूर्ति का मामला यानी इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, किस संविधान संशोधन के थ्रू? चौथे संविधान संशोधन के थ्रू। और चौथा संविधान संशोधन कब हुआ? 1955 में हुआ। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था। और कौन सा केस था? बेला बनर्जी केस था। और आया कब था? 1953 में आया था। तो ये तो हुआ प्रथम संविधान संशोधन, ये हुआ। उसके बाद आपने शंकरी प्रसाद का केस देखा, उसके बाद आप देख रहे हैं बेला बनर्जी केस देख रहे हैं, और उसके बाद यानी यहाँ पर जो अगर आपसे देखा जाए कि दूसरा संविधान संशोधन क्या था, तो बेसिकली अगर यहाँ पर प्रथम हो गया और इसके बाद ये फोर्थ हो गया, उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात कर लूं तो दूसरे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सेकंड जो संविधान संशोधन था, सेकंड संविधान संशोधन किस चीज की बात करता है? तो जो कि आपने देखा था जो है 10 लाख पर एक मेंबर, यानी आप देख रहे थे कि जो 389 मेंबर चुनकर आए थे, यानी संविधान सभा के निर्माण में 389 सदस्य जो चुनकर आए थे, उन 389 मेंबर कैसे चुनकर आए थे? वो 389 मेंबर चूंकि 10 लाख पर एक मेंबर, 10 लाख पर एक सदस्य चुनकर आया था। तो ये जो सेकंड संविधान संशोधन था, यहाँ पर ये बात कही गई कि जो सदस्य संख्या है वो 7.5 लाख से अधिक हो सकती है। यानी सिर्फ यहाँ पर यही बात कही गई कि 7.5 लाख से 7.5 लाख सदस्य संख्या है वो किससे? 7.5 लाख से अधिक, 7.5 लाख से अधिक हो सकती है, बस अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है। तो आई होप आप समझ गए कि सेकंड संविधान संशोधन क्या था, कि जो पहले आपने देखा था कि हर मेंबर जो है वो 10 लाख पर एक मेंबर जा रहा था, तो यहाँ पर वो जो है वो जनसंख्या को कम करके 7.5 लाख पर जो है वो सदस्य चुना जा सकता है, 7.5 लाख से अधिक। ये था सेकंड संविधान संशोधन। फिर उसके बाद आपने देखा यानी चौथा संविधान संशोधन मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद यानी भूमि से ही अगर संबंधित मामला लिया जाए, तो भूमि से ही मामला अगर लिया जाए तो बेला बनर्जी केस के बाद जो आता है वो शंकरी प्रसाद देखा, बेला बनर्जी मामला देखा, उसके बाद आता है सज्जन सिंह का मामला। और सज्जन सिंह का मामला भी क्या था? तो सज्जन सिंह का मामला भी जो था वो भूमि से ही संबंधित था, भूमि से ही संबंधित था। तो आइए डिस्कस करते हैं सज्जन सिंह का मामला। अब हम लोग बात करते हैं सज्जन सिंह का मामला। सज्जन सिंह का मामला ये बेसिकली कब आया था? ये 17वें संविधान संशोधन के बाद आया था। यानी यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो सज्जन सिंह का मामला है, अगर मैं यहाँ पर 17वां संविधान संशोधन पहले बता दूं कि जो 17वां संविधान संशोधन था,
17th 17वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। तो ये जो 17वां संविधान संशोधन था, और ये बेसिकली केरल और मद्रास राज्य में, केरल और मद्रास यहाँ पर की भूमि से ही संबंधित है ये मामला भी। और 17वां संविधान संशोधन, इसके बाद आया है सज्जन सिंह का मामला। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या बात होती है कि 17वां संविधान संशोधन केरल और मद्रास, ये भी भूमि से संबंधित मामला, और यहाँ पर भी सेम स्ट्रक्चर, यानी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग है कि एक ही है, यानी सेम। यहाँ पर भी जो मामला है वो क्या आएगा, यहाँ पर भी जो है वो आर्टिकल 13 को बेस बना करके, यहाँ पर भी क्या आएगा, आर्टिकल 13 को ही बेस बना करके, 13 को ही बेस बना करके क्या होगा, ये अपना पॉइंट रखेंगे कि आर्टिकल 13 हमारे मूल अधिकार को प्रोटेक्ट कर रहा है, और चूंकि हमारी भूमि छीनी जा रही है तो इस वजह से यानी केरल और मद्रास राज्य। तो आप सोच रहे होंगे कि यानी जो है, चूंकि भूमि से संबंधित मामला जो है वो नवी अनुसूची में डाला जा चुका था, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जैसे कि रैयतवाड़ी से कुछ रिलेटेड हो गई भूमि, या कुछ केसेस पर जो है वो नवी अनुसूची लागू सीधे लागू नहीं हो पा रही थी, तो उन केसेस के लिए ये जो है वो संशोधन करने पड़ रहे थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि केरल और मद्रास राज्य की जब भूमि, यानी यहाँ पर भी एक जो है केरल और मद्रास राज्य की कुछ भूमि थी, तो उसको जब यानी उसको भी संविधान संशोधन, उसको भी लेने के लिए क्या करना पड़ा, संविधान संशोधन करना पड़ा। और ये भी यहाँ पर बेस है पूरी तरह से वही सेम स्ट्रक्चर कि ये भी आर्टिकल 13 को बेस बनाएंगे और कहेंगे हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा। तो इसी के जस्ट यानी इसके अगेंस्ट में आता है सज्जन सिंह का मामला, सज्जन सिंह का मामला, सज्जन सिंह का मामला। और सज्जन सिंह का मामला जो है वो यही कहेगा कि आप हमारे जो भूमि से संबंधित मामले हैं, यानी यहाँ पर क्या किया गया 17वें संविधान में कि केरल और मद्रास राज्य से की भूमि से संबंधित जो मामला था उसको जो है उसको क्या किया, उसको सरकार ने नवी अनुसूची के थ्रू, यानी उसको नवी अनुसूची में डाल दिया, उसको क्या किया, नवी अनुसूची में डाल दिया। और आप समझ सकते हैं कि नवी अनुसूची इतनी पावरफुल है कि अगर किसी भी जो है किसी भी नियम, किसी भी एक्ट को नवी अनुसूची के थ्रू डाल दिया जा रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर सरकार क्या कर रही है कि केरल और मद्रास राज्य से संबंधित जो भी भूमि से संबंधित कोई विवाद आया उसको क्या किया, उसको एक संविधान संशोधन किया। और चूंकि यहाँ पर मेजोरिटी किसकी है, जो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार, और आधे से अधिक राज्यों में आप देख रहे हैं उनकी सरकार है, तो उनके लिए संविधान संशोधन कोई बड़ी बात नहीं थी। यानी तो उनको यानी क्योंकि जब समर्थन प्राप्त है तो चाहे वो लोकसभा में हो या राज्यसभा में, और 2/3 बहुमत चाहिए उन्हें, तो 2/3 बहुमत जो है यानी विशेष बहुमत जो है वो आसानी से मिल जा रहा था। इसलिए आप देख रहे हैं ये संविधान संशोधन जो भूमि से संबंधित है कोई उनके लिए मुश्किल काम नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर केस यही है कि जो 17वां संविधान संशोधन के थ्रू केरल और मद्रास राज्य की भूमि को नवी अनुसूची में डाल दिया जाता है। फिर इसके खिलाफ आता है सज्जन सिंह का मामला, और सज्जन सिंह क्या प्रोटेक्ट करेंगे, सज्जन सिंह जो है वो अब जो है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 यानी सेम फीचर कहेंगे कि आर्टिकल 13 के थ्रू ही आर्टिकल 368 है, यानी इसी का सब पार्ट है आर्टिकल 368। आप इसको कैसे अलग कर सकते हैं, यानी चूंकि विवादास्पद बात पूरी तरह से यहाँ पर यही घूमेगी कि चूंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने यहाँ पर एक बात कर दी कि वहां पर उन्होंने अध्यादेश डाल दिया, एक्ट डाल दिया, लॉ डाल दिया, लेकिन वहां पर ये नहीं डाला कि अगर आर्टिकल 368 के थ्रू किसी के मूल अधिकारों को छीना जाएगा तो उन्हें आर्टिकल 13 के थ्रू लाया जाएगा कि नहीं, यानी वो एक्ट, वो अधिनियम माना जाएगा कि नहीं। यानी अगर प्रथम संविधान संशोधन बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया, तो ये एक्ट जो है वो आर्टिकल 13 वाले एक्ट में शामिल होगा कि नहीं, यही विवाद की बात है। तो यहाँ पर जो सज्जन सिंह का मामला आया, तो यहाँ पर भी अभी भी आप देख रहे हैं जब मेजोरिटी की सरकार है तो सरकार की बात ही सुप्रीम कोर्ट मानने का प्रयास करेगा। यानी यहाँ पर भी सेम मामला और सेम सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आएगी, और क्या वर्डिक्ट आएगी कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 ये क्या है, ये अलग अलग हैं। आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, अभी भी सब कुछ सही चल रहा है यहाँ तक की भी। यानी आप देख रहे हैं कि सज्जन सिंह का मामला और कब आया, 1964 में आया, 1964 में आया। ठीक है, 1964 में, और अभी तक की यानी 1964 में ही निधन होता है जवाहरलाल नेहरू का।
यानी आप देखते हैं कि यानी इस समय स्ट्रक्चर क्या है, यानी 17वें संविधान संशोधन तक, चूंकि 17वां संविधान संशोधन था, आप देखना 17वें संविधान संशोधन तक सरकार में कौन है, तो सरकार में जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। उसके बाद 1964 में उनका निधन हो जाता है। तो अभी हम लोग बेसिकली समझते हैं कि उस समय भारत की स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा इनके निधन के बाद। तो यहाँ पर बात है सज्जन सिंह का मामला और सेम वर्डिक्ट कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग है, अथा आप जो है वो यानी इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते भूमि को। तो यानी यहाँ पर आपने 17वां संविधान संशोधन समझ दिया। अब बात आती है कि उस समय की सिचुएशन और कंडीशन क्या रही होंगी। यानी अब आप देखते हैं कि 1964 के बाद सबसे बड़ा केस जो आया, यानी सज्जन सिंह मामले के बाद, और अभी तक की सेम वर्डिक्ट चल रही कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 अलग अलग है। इसके बाद जो पूरी यानी एक तरह से चेंजमेंट लाने वाला, भूचाल लाने वाला जो कार्य किया वो गोलकनाथ का केस है। तो आइए देखते हैं कि गोलकनाथ का केस क्या है। और वो जो गोलकनाथ का केस है वो बेसिकली कब आया, 1971 में आया। तो 1971 तक की ये जर्नी कैसे रहेगी तो हम लोग बताते हैं इसमें, यानी डिस्कस करते हैं कि ये 1964 का केस है, ठीक है। यानी अब हम लोग देखते हैं क्योंकि आर्टिकल 300 आपने देखा 1964 तक है। तो बेसिकली क्योंकि चुनाव, यानी आप भारत की सिचुएशन देखें कि 1952 जो कि प्रधानमंत्री कौन है, पीएम, और इधर है राष्ट्रपति। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1952 और जो पीएम है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आप देखेंगे जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति कौन है इस समय, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं कि 1952 के बाद कब चुनाव होते हैं, तो 1957। और 1957 में भी दूसरी बार पीएम कौन बनते हैं और राष्ट्रपति कौन बनते हैं, तो सेम, यानी जवाहरलाल नेहरू और इधर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद 1957 के बाद 5 साल का स्ट्रक्चर, और उसके बाद 1962 और 1962 में यानी जो है मेजोरिटी में जीतकर कौन आते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू। यानी तीसरी बार आप देख रहे हैं, तीसरी बार जो है वो जवाहरलाल नेहरू आते हैं। यानी जवाहरलाल नेहरू पीएम बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और जो राष्ट्रपति के पद पर हैं वो कौन आएंगे, तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद इस समय जो है वो राष्ट्रपति बनने के मूड में नहीं थे, और इसीलिए जो है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो काफी वरिष्ठ और योग्य थे, तो यानी इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वसम्मत से क्या है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक भी बात सही है। और 1964 में आपने सज्जन सिंह वाला मामला देख लिया। तो यानी यहाँ का स्ट्रक्चर आप देखें कि 1962 और इस समय जो है भारत में क्या चल रहा था। तो 1962 आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस समय इंडिया चाइना वार, यानी 1962 में क्या हुआ, इंडिया चाइना वार हुआ, इंडिया चाइना वार। और चूंकि जो है जवाहरलाल नेहरू वो चीन के बहुत अच्छे, यानी चीन से अपने रिश्तों को बहुत अच्छा मानते थे, और उस समय नारा भी चलता था जो है हिंदू चीनी भाई भाई। तो इस समय यानी यहाँ पर जब ऑक्साई चीन हो गया, ऑक्साई चीन और नेफा वाला इलाका जो अरुणाचल प्रदेश में, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना ने जो युद्ध किया 1962 का, वो किसको लेकर था, तो वो किसको लेकर था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 1962 में जो युद्ध हुआ, तो यहाँ पर ऑक्साई चीन और नेफा वाला जो इलाका था, नेफा अरुणाचल प्रदेश वाला इलाका, तो यानी इसको लेकर विवाद किया किसने, चाइना ने 1962 में, और ये युद्ध छिड़ा भारत और चाइना के मध्य। तो यहाँ पर जीत किसकी हुई बेसिकली, तो यहाँ पर जो है चाइना जीत जाता है। और चूंकि जवाहरलाल नेहरू वो काफी फेथ रखते थे चाइना के थ्रू, यानी चाइना से काफी विश्वास रखते थे, तो यहाँ पर जब ये युद्ध हुआ तो वो इस एक तरह से इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और 1964 में जब निधन होता है इनका, तो कहा जाता है कि ये जो सदमा है वो कहीं ना कहीं काम कर रहा था। तो 1964 में आप देखते हैं, यानी यहाँ पर 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ और चाइना जीत जाता है, क्योंकि हमारे भारत की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी उस समय आर्थिक से। फिर उसके बाद यानी 1964
1964 में, यानी 1962 में जवाहरलाल नेहरू जीते। उसके बाद कंडीशन क्या हुई, 1964 में इनका निधन हो जाता है। अब इनका निधन हो गया 1964 में। अब आप देखें कि कांग्रेस में, चूंकि अब कांग्रेस में कोई उम्मीदवार नहीं बचा है, तो यहाँ पर इसके बाद यानी किसी को सीट तो सौंपी नहीं गई थी। तो यहाँ पर आप देखें 1964 में क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, यानी 1964, तो यहाँ पर आपने देखा कि 1962 तक की जर्नी, 1962 जवाहरलाल नेहरू और 1964 में इनका हो जाता है निधन। 1964 में निधन हो जाता है। तो कुछ समय के लिए कार्यवाहक के तौर पे यहाँ पर कौन आते हैं, तो गुलजारी लाल नंदा जी आते हैं। यानी अब कार्यवाहक कौन आएंगे, गुलजारी लाल नंदा। अब जो है यानी इनके निधन के बाद कांग्रेस में यानी मतगणना चल रही कि किसको जो है वो पीएम बनाया जाए। तो दो उम्मीदवार जो है उस समय, और कौन से दो उम्मीदवार, तो इसके बाद यानी उम्मीदवार के लिए कौन आ सकता था, तो दो उम्मीदवार कौन से, एक है मोरारजी देसाई, ठीक है। तो एक है मोरारजी देसाई और दूसरे कौन बनते हैं, तो आप देखते हैं कि मोरारजी देसाई और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे यानी सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, कि मोरारजी देसाई हैं एक तरफ और एक है लाल बहादुर शास्त्री, जिनमें से मोरारजी देसाई जो है वो बहुत एक तरह से खुददार नेता, पावरफुल नेता। तो जो यहाँ पर यानी कांग्रेस के अंदर मतगणना बनी और एक तरह से इनको कंट्रोल में करना, जो राष्ट्रपति है उनको कंट्रोल में करना जो है एक तरह से नहीं सुटेबल लग रहा था। तो यहाँ पर जो बनते हैं यानी दूसरे दो उम्मीदवार प्रमुख तौर पे मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। तो यानी चूंकि ये दोनों ही कांग्रेस की तरफ से थे, अब किसको बनाया जाए, तो यहाँ पर सुविधा की दर से एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर लाल कौन बनते हैं, नेक्स्ट जो है वो पीएम, तो यहाँ पर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री, आप इनका योगदान कब देखते हैं, तो इनका योगदान जो है, चूंकि जो है लाल बहादुर शास्त्री का योगदान आप देखते हैं, और क्योंकि 1964 हुआ और 1965 में आप जानते हैं 1965 में क्या घटना हुई होगी, यानी 1964 के बाद 1966 तक कौन रहते हैं, 1964 से 1966, मैं ऊपर लिख देती हूँ, गुलजारी लाल नंदा के बाद लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1900 यानी यहां पर आए लाल बहादुर शास्त्री, और कितने से कितने एज यानी कितने से कितने सन में आए, तो 1964 से 1966। अब उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी, यानी यहाँ पर इनका एक तरह से उस जो है इनके व्यक्तित्व को उतना ज्यादा जो है नहीं देख सकते थे, यानी उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो कार्य किया वो एक काबिले तारीफ आप देखेंगे, क्योंकि 1964 से 66 और इसी दौरान 1965 में भारत की सिचुएशन क्या, 1965 में भारत में होता है युद्ध, कौन सा, इंडिया और पाकिस्तान युद्ध। 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है, और भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध में इन्होंने एक तरह से बहुत अच्छी भूमिका अदा की, और इसमें जो है भारत विजयी होता है। यानी 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत जो होता है जीत जाता है, भारत क्या होता है, जीत जाता है। और इसमें यानी यहाँ पर जो नारा चल रहा होता है लाल बहादुर शास्त्री के जो है इनके अंडर में, तो यहाँ पर जो नारा चल रहा होता है जय जवान जय किसान, यानी यहाँ पर नारा बहुत पॉपुलर होता है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय किसान।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यानी 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और जो है भारत ने जीत लिया इस युद्ध को, तो यहाँ पर आप देखते हैं जय जवान जय किसान ये नारा चल रहा था और इसलिए इनकी ख्याति जो है एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री की ख्याति जो है वो अच्छी हो गई। और मुश्किल का भाई क्योंकि इन्होंने 2 ही साल कार्यकाल देख पाए और बेसिकली यहाँ पर दिक्कत ये आई कि 1966 में इनका निधन नहीं हुआ, एक तरह से जब ताशकंद समझौते के थ्रू, यानी ये ताशकंद समझौते के लिए गए हुए थे और वापस यानी आप देखते हैं ताशकंद समझौते में, फिर इसके बाद यानी ताशकंद समझौते के दौरान ही इनकी क्या हो जाती है, जो है मृत्यु हो जाती है। यानी यहाँ पर आप देखते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि जैसे यानी हार्ट अटैक वगैरह आया इसलिए मृत्यु हो गई, लेकिन इस पर भी आप देखते हैं काफी जो है विवाद बना रहा और हम ये कह सकते हैं हम लोग कि ताशकंद समझौते के दौरान इनकी संदिग्ध परिस्थितियों में 1966 में क्या हो जाता है, निधन। यानी ताशकंद समझौते के दौरान क्या हुआ, जो है विशेष परिस्थितियों में या कहते हैं कि किसी परिस्थिति में जो है इनका जो है वो निधन हो जाता है ताशकंद समझौते के दौरान। अब यहाँ पर फिर से वही जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि 1966 के बाद किसे बनाया जाए। तो 1966 के बाद अब किसे बनाया जाए, तो चूंकि आपने देखा था अभी मोरारजी देसाई, और चूंकि मोरारजी देसाई इस समय तो नहीं बन पाए थे पीएम, तो चूंकि एक कद्दावर नेता और काफी साख वाले नेता थे मोरारजी देसाई, तो अगर चूंकि उन्होंने 1964 के समय जब लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया और कांग्रेस से ही दोनों मेंबर थे, तो उस समय तो नहीं बन पाए। लेकिन अब जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो जाता है, तो उसके बाद जब कुर्सी की बात आती है, तो अब यहाँ पर मोरारजी देसाई जो है वो पूरी तरह से चाहते हैं, पूरी तरह से माइंड मेकअप किए हुए हैं कि हमें कुर्सी मिलनी चाहिए और हकदार भी अपने आप को समझते हैं कि अब मैं ही इसमें जो है कांग्रेस में जो मैं ही पावरफुल नेता लग रहा हूं, तो यानी अब मुझे मिलनी चाहिए कुर्सी। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट होती है 1966 के बाद, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1966 के बाद, तो 1966 के बाद क्या कंडीशन हुई, 1966 के बाद यानी अब यहाँ पर कौन कौन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मोरारजी देसाई, अब यहाँ पर कौन बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे मोरारजी देसाई और फिर यहाँ पर आप देखते हैं इंदिरा गांधी जी। तो अब जब विवाद की बात आई कि किसको बनाया जाए, यानी तो यहाँ पर आप देखते हैं कि मोरारजी देसाई काफी पावरफुल नेता और वो कह रहे हैं कि अब मुझे बनाना चाहिए। तो चूंकि जो कांग्रेस पार्टी वो बनाना चाह रही है कि इंदिरा गांधी जी को बना दिया जाए, और इंदिरा गांधी जी को उस समय जो कहा जाता था गूंगी गुड़िया नाम से जाना जाता था। तो यहाँ इन्होंने सोचा, यानी कांग्रेस जो है कमेटी थी, उन्होंने सोचा कि यानी ये कुछ ज्यादा हस्तक्षेप करेंगी नहीं, और चूंकि इनका नाम यानी एक तरह से गूंगी गुड़िया कहा जा रहा था, तो यानी इन्होंने इंदिरा गांधी जी को बनाना चाहा। अब जो है चूंकि मोरारजी देसाई अपने आप को जो है योग्य मान रहे हैं उस पद के लिए, और यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं सब लोग इंदिरा गांधी जी को, तो यहाँ पर आपकी इस बार मोरारजी देसाई ने कहा कि आप वोटिंग करा लें, यानी यहाँ पर आप ऐसे नहीं बना सकते इंदिरा गांधी जी को, आप वोटिंग करा लें। अब जब आंतरिक यानी इंटरनली वोटिंग कराई गई, तो उसमें भी सौभाग्यवश यानी कह दें या जो भी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी को मत प्राप्त हो गया, यानी अब ये जो है वोटिंग के थ्रू भी जीत कर आ गए और सरकार बनती है अब इंदिरा गांधी जी की 1966। और 1966 के बाद चूंकि अब यहाँ पर मोरारजी देसाई जो है हालांकि कांग्रेस से थे, लेकिन अब ये इस पार्टी से खफा हो जाएंगे और एक तरह से इनके अगेंस्ट काम करेंगे, एक तरह से मोरारजी देसाई कि किसी तरह से कांग्रेस को गिराना है। तो यहाँ पर अब बात होगी कि यानी मोरारजी देसाई जो है वो कांग्रेस के एक तरह से अगेंस्ट कार्य कर रहे हैं और सरकार बनती है इंदिरा गांधी जी की 1966 में। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं इंदिरा गांधी जी 1966 में आ जाती है। 1966 इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि यानी जो है 1966 में चूंकि इनके जो पिताजी थे, यानी यहाँ पर आप देख रहे थे 2 साल के लिए लाल बहादुर शास्त्री आते, और चुनाव कब हुए थे, तो चुनाव आपने देखे थे 1962 में हुए थे, यानी 1952 के बाद 1957 और 1957 के बाद तीसरा जो चुनाव हुआ था वो 1962 में हुआ था। तो 1962 के बाद जो है 1967 में, यानी 2 साल, जब 1967
तो 1967 में अब जब चुनाव होने थे तो चुनाव में भी इंदिरा गांधी जीत कर आती हैं और 1967 से जो है इंदिरा गांधी जी के में सरकार चली जाती है। यानी अब इंदिरा गांधी जी सरकार चलाती है 1967 में। अब यहाँ की कॉन्स्पिरेसी आप देखें, यहाँ पर जो है सिचुएशन क्या क्रिएट होती है। 1967 और इंदिरा गांधी जी की सरकार, क्योंकि इस समय जो चुनाव हुए 1967 में जो चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी जी को सिर्फ 283 सीटें मिली। क्योंकि ये 283 सीटें, इससे पहले कांग्रेस बहुत सीटों पर जीतती आ रही थी, तो ये एक औसत दर्जे की यानी जीत तो गई थी, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत नहीं कहेंगे। यानी 283 सीटों पर जो है इंदिरा गांधी जी की सरकार बनती है और इंदिरा गांधी जी जीत कर आती है। क्योंकि यहाँ पर सरकार बहुत मजबूत नहीं है इंदिरा गांधी जी की, तो यहाँ पर आप देखते हैं 283 सीटें जीत कर आती। और चूंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे सरकार कमजोर है। यहाँ पर जब सरकार कमजोर है 283 सीटें पे कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा बहुमत नहीं है, और इस वजह से अब यहाँ पर सुपीरियर हो जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट सुपीरियर हो जाएगा। क्योंकि आपकी थियरी आपने क्या देखा था कि जब सरकार जो है पावरफुल हो रही है तो जुडिशरी जो है वो विनम्र हो रही है। जब जुडिशरी यानी जब सरकार जो है वो कम यानी अल्पमत में आए या फिर कहते हैं जो है पूर्ण बहुमत से सरकार ना बना पाए, तो उस कंडीशन में यानी जब सरकार कमजोर हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है या जुडिशरी जो है वो सुपीरियर हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसका सीधा एग्जाम्पल या सीधा प्रूफ आप देखेंगे कहां पर कि यहाँ पर 1971 में और 1971 में जब आप देखते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कैसे देखेंगे तो यहाँ पर मैं इस सिचुएशन को अभी यानी इस सिचुएशन को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। पहले आप देखें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस क्या होता है। तो 1971 में यानी इसका प्रूफ कि अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट कैसे सुपीरियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1971 सरकार यानी 1971 में और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस के थ्रू अभी 24वां अमेंडमेंट आएगा, 24वां संविधान संशोधन, तो अभी आप देखेंगे यानी 1971 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। और क्या था बेसिकली गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये पंजाब राज्य इसलिए कहा जा रहा है, ये जो केस था वो पंजाब के जालंधर से रिलेटेड था, यानी जालंधर से था, इसलिए इसको कहा जाता गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस। तो क्या था ये केस, बेसिकली यहाँ पर बात ये थी कि जो गोलकनाथ है और हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ दो भाई थे। यानी यहाँ पर केस ये हुआ कि दो भाई हैं, और कौन कौन से दो भाई, हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। हेनरी गोलकनाथ और दूसरे भाई हैं विलियम गोलकनाथ। ठीक है, तो यहाँ पर यानी दो भाई हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ। यहाँ पर विवाद की स्थिति क्या आ रही है, कैसे आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है सुपीरियर लग रही है जो है सरकार से। तो हेनरी गोलकनाथ और विलियम गोलकनाथ इन भाइयों के पास 500 एकड़ से ज्यादा जमीन है। 500 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन है, 500 एकड़ प्लस, यानी कहते हैं कि 500 एकड़ जमीन थी। अब सरकार चूंकि भूमि से संबंधित उसको क्या, सरकार के पास जो है स्ट्रक्चर क्या है, सरकार जो क्या करना चाहती है कि भूमाफियों से भूमि लेकर के वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, आर्टिकल 39 का सहारा लेकर। तो यहाँ पर बात ये होती है कि इनके पास 500 एकड़ जमीन है और सरकार इनसे लेना चाहती है, और सरकार किस बेसिस पे लेगी, यानी क्या आधार है, तो सरकार कहेगी कि जो यानी सरकार का रूल और रेगुलेशन क्या था कि अगर एक परिवार में एक से ज्यादा भाई हैं, यानी अगर एक परिवार में दो कह दें या एक से ज्यादा भाई हैं, तो प्रति भाई यानी एक व्यक्ति एक मेंबर पर 30 एकड़ की जमीन आ सकती है। यानी मैक्सिमम जो है एक व्यक्ति वो 30 एकड़ जमीन रख सकता है। तो यहाँ पर बात आई कि 30 एकड़ यानी दो भाई हैं, अगर दो भाइयों में से भी 30 एकड़ रख ले तो उसके बाद जो भूमि बची वो जो है वो सरकार के अंडर में चली जाएगी। यानी सरकार ले सकती है, नवी अनुसूची के थ्रू ले सकती है, या यहाँ पर आप देखेंगे यानी जब सरकार इनकी भूमि को लेना चाहती है, और ये मामला है जालंधर का, पंजाब का, गोलकनाथ बनाम। तो यानी जब इनकी भूमि को सरकार लेना चाहती है, तो अब सरकार ने जब इनकी भूमि को लिया कि इससे ज्यादा जो भूमि है वो जो है वो दूसरों के लिए, यानी एक तरह से हम चूंकि यानी आर्टिकल 39 के थ्रू आपकी भूमि लेना चाहते हैं, अब इनकी जब भूमि ली जाएगी तो अब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। यानी जब ये यहाँ पर ये किसको आधार बना करके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, तो ये आधार इस चीज को बनाएंगे, यानी यहाँ पर ये कहेंगे
यहाँ पर मैं इसको इरेज करूं ताकि आप समझ पाएं। और ये केस मैं अभी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। मैं इधर लिख देती हूँ कि 1962 और 1966 का, यानी यहाँ इस समय जो इंदिरा गांधी की सरकार बनी है, इंदिरा गांधी की सरकार बनी है, और 1971 से क्या कनेक्टिविटी है यहाँ तक की, तो अभी बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देखें कि जो है 500 एकड़ जो जमीन है, 500 एकड़ में से 30-30 एकड़ अगर दोनों भाइयों के पास छोड़ दी जाए, उसके बाद जो भूमि है वो भूमि जो है वो सरकार लेना चाहती है। अब यहाँ पर जो बात है, यहाँ पर ये अपनी फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों को जो है मूल अधिकारों को बेस बना करके कैसे लड़ने जाएंगे, यानी किस बेसिस को आधार बना करके, तो ये मूल अधिकारों के थ्रू यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अपने मूल अधिकारों के थ्रू अब ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ये कहेंगे कि आपने हमें समानता का अधिकार नहीं दिया, क्योंकि आर्टिकल 19 क्या कहता है, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हैं, और आर्टिकल 19 में यानी अबाध विचरण की स्वतंत्रता, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वास यानी निवास की स्वतंत्रता, और शांत और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो इसी के थ्रू यानी आर्टिकल 19 में चूंकि मुझे स्वतंत्रता दी गई है कि जो आर्टिकल 19 के थ्रू यानी हम अपने जो है भूमि में यानी इस समय जो है चूंकि अभी संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकारों में था, और 44वें संविधान संशोधन 1978 के थ्रू संपत्ति के अधिकार को जो है वो मूल अधिकारों से निकाल करके संपत्ति के अधिकार को जो है वो जो है संवैधानिक अधिकार बनाया गया। तो चूंकि अभी इस समय जिस समय ये जो है केस क्रिएट हुआ, उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में आता था। तो यहाँ पर ये दुहाई देंगे यानी ये इसको बेस बनाएंगे कि आर्टिकल 19 हमारे फंडामेंटल राइट, तो यहाँ पर मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेट किए जा रहे हैं। यानी हम यहाँ पर एक तो आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा, दूसरा ये दुहाई देंगे यानी दूसरा ये बेस बनाएंगे कि आर्टिकल 14, और आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष क्षमता, यानी आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता। तो चूंकि आर्टिकल 14 कह रहा है और आर्टिकल 19 यानी विधि के समक्ष क्षमता यानी कानून की नजर में सब बराबर, तो अगर कानून की नजर में सब बराबर है तो सिर्फ मेरी भूमि क्यों ली जा रही है, यानी हालांकि मेरे पास भूमि है लेकिन आप मेरी भूमि को यानी आप मेरी भूमि क्यों कैसे ले सकते हैं। तो इस बेसिस को आधार बना करके ये जो है गोलकनाथ बनाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी चूंकि पूर्ण बहुमत से नहीं आए थे, यानी इस समय सुपीरियर कौन है, इस समय सुपीरियर है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट। और ये प्रूफ यहीं से हो जाता है कि अभी तक की जितने केसेस चले आ रहे थे, चाहे वो इसके पहले आपने देखा शंकरी प्रसाद केस हो, सज्जन सिंह का मामला हो, बेला बनर्जी का मामला हो, तो यानी हर जगह जो है वो आर्टिकल 13 को आर्टिकल 368 से अलग रखकर तौला गया, यानी आर्टिकल 13 के थ्रू आर्टिकल 368 को शामिल नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर जो वर्डिक्ट आई, यहाँ पर जो गोलकनाथ, और इसीलिए ये अलग कर देता है, यानी एक तरह से पूरी तरह से परिवर्तन लाने वाला जो था वो गोलकनाथ बनाम केस था। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो आर्टिकल यानी यहाँ पर गोलकनाथ जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आती है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है यानी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट होगी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि जो मूल अधिकार हैं यानी जो मूल अधिकार है वो 368 से अलग नहीं है, यानी यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट क्या आई, अब सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई कि जो आर्टिकल 13 है, यानी अगर ये आर्टिकल 13 है, ये पूरा अगर आर्टिकल 13 है, तो ये जो आर्टिकल 368 है वो आर्टिकल 368 भाग है किसका, आर्टिकल 13 का। यानी चूंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 368 है वो भी एक लॉ है, यानी एक संविधान संशोधन है, एक एक्ट है, एक अधिनियम है, और ये एक्ट और अधिनियम आर्टिकल 13 की एक्ट या अधिनियम का पार्ट हो सकता है। यानी अब तो यहाँ पर बिल्कुल चेंजमेंट हो गया। यानी अब यहाँ पर दिक्कत ये आई कि इस तरह से अगर ये सुप्रीम कोर्ट ये वर्डिक्ट दे रही है तो इसका मतलब कि इससे पहले जितने केस हुए होंगे वो सारे केस अपने जो है वो लड़ने आ जाएंगे, वो इसी चीज की जो है इसी चीज को प्रोटेक्ट, इसी को आधार बना करके कहने आ जाएंगे कि इस तरह तो मेरे भी जितने केस थे इसके पहले वाले उनको फिर से सुनना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, फिर से उसमें आप जो है वर्डिक्ट देनी पड़ेगी, उसमें जो है जजमेंट देना पड़ेगा।
तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और अच्छी कही और ये कही कि हालांकि जो गोलकनाथ केस है वो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 यहाँ इससे कहा कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 आता है, समाहित है और इसलिए यहाँ पर इनके मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए और इनकी भूमि जो है वो नहीं ले सकती सरकार। यानी यहाँ पर समानता को आधार बनाते हुए विधि की समक्षमता होनी चाहिए और इनकी स्वतंत्रता है, जो मौलिक अधिकार है, इसको आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दी कि मूल अधिकार को प्रायोरिटी देते हुए यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 13 के अंदर आर्टिकल 368 भी आता है, यानी संविधान संशोधन के थ्रू भी आप मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते। यानी वर्डिक्ट क्या आई कि जो है यानी कि संविधान संशोधन के थ्रू भी आप मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकते। अब बात क्या हो जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये कह दिया गया ताकि सुप्रीम कोर्ट को फिर से सारे जो है केसेस ना सुनने पड़े, इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े, तो यहाँ पर एक बात और कह दी गई कि ये केसेस यानी ये जो मामला, ये जो वर्डिक्ट है, ये सिर्फ आगे आने वाले केसेस पर लागू है, अतीत के मामलों पर लागू नहीं। यानी यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कह दिया गया कि ये अतीत के मामलों पर लागू नहीं, अतीत के मामलों पर लागू नहीं, लागू नहीं। तो ये तो था गोलकनाथ वर्सेस बनाम पंजाब राज्य केस और आपने यानी इस केस ने ये प्रूफ कर दिया, इस केस ने ये प्रूफ कर दिया कि जब भी यानी जब जो है सरकार अगर जो है वो पावर में नहीं है तो उस समय पावर में कौन होता है, उस समय पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये सीधा सा एग्जाम्पल, सीधा सा यानी जो है प्रूफ करने वाला मामला कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इससे पहले जितने मामले हुए और जवाहरलाल नेहरू सरकार जो थी बहुमत में थी, पावर में थी, तो यानी सुप्रीम कोर्ट उस अकॉर्डिंग कार्य कर रहा था। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर सरकार कमजोर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने यानी सरकार के खिलाफ जाकर के वर्डिक्ट देना ये प्रूफ कर देता है कि जब सरकार जो है वो जो है सरकार पावर में होती है, यानी सरकार पावर में ना हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पावर में हो जाता है। यानी जब सुप्रीम कोर्ट पावर में होगा तो सरकार विनम्र हो जाएगी। एक तरह से इसको प्रूफ करने वाली बात थी। ठीक है, ये मामला हो गया 1971 में। यानी इस गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य को चैलेंज करने के लिए क्योंकि ये केस हो गया, यानी ये जो है इसके यहाँ पर 1971 में आता है 24वां संविधान संशोधन। और ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये किसके बाद आता है, किस केस के बाद आता है, तो ये जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य पूरा केस हो जाता है, इसके जस्ट बाद क्या आता है, 24वां संविधान संशोधन। यानी इसके जस्ट बाद आता है ये गोलकनाथ बनाम केस हो गया, इसके जस्ट बाद 24वां संविधान संशोधन। और किससे संबंधित है, तो 24वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन कब आया, 1971 में संविधान संशोधन और कब आया, 1971 में। 1971 में आता है 24वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब ये आया 24वां। अब यहाँ पर चूंकि आपने देखा इंदिरा गांधी जी एक तरह से अपने केस को हार गई, क्योंकि वो उनकी हार थी, एक तरह से सरकार की हार थी कि सरकार की बात को यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं की गई। और कौन से केस हैं 1971 में, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही, तो आप देखें कि यहीं पर यानी अब चूंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी थी 1966 में और यानी 1967 से 69 यहाँ पर आप देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर इनको क्या कहा जा रहा था, गूंगी गुड़िया कहा जा रहा था। अब ये अपने आप को एक तरह से इनके अंदर एक अच्छा नेता जाग रहा था और ये अपने आप को पावर में लाना चाहती थी, पावरफुल बनाना चाहती थी। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे कार्य करेंगी क्योंकि इन्होंने देखा कि इससे यानी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने थे, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आने थे। जो भू माफिया हैं, जो बड़े बड़े जो है भूमि वाले लोग हैं, वो तो खुश हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो वर्डिक्ट आई थी कि आर्टिकल 13 के थ्रू ही आर्टिकल 368 है, तो यानी जो है अब मूल अधिकारों का हनन नहीं होगा, उनकी भूमि नहीं छीनी जा पाएगी। लेकिन सरकार के पास जो है प्रॉब्लम क्या है, सरकार के पास प्रॉब्लम है कि अब वो जो है यानी चूंकि हम लोग यानी जो सरकार का यानी एक तरह से जवाहरलाल नेहरू का जो एक पूरी जो मत था जिसके आधार पर एक तरह से सरकार चल रही थी कि गरीबों को भी साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि गरीबों ने भी आजादी में उतना ही साथ दिया था जितना अमीरों ने। यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि अब गरीबों को भी कैसे इक्विवेलेंट किया जाए, उनकी हक की लड़ाई कौन लड़ेगा, अनुसूचित जाति हो गए, अनुसूचित जनजाति हो गए, महिला वर्ग हो गई, उनको बराबरी पर लाने के लिए कौन सी लड़ाई दी जाएगी। तो अब इंदिरा गांधी जी यानी अब किसको आधार बनाएंगी, अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब जो है इंदिरा गांधी जी यहाँ पर ये कहेंगे कि गरीबी हटाओ का नारा देती हैं। यानी अब क्या कहेंगी, गरीबी हटाओ,
गरीबी हटाओ का नारा। और कब आएगा ये नारा जो है वो 1971 का जो चुनाव होगा उस पे आएगा। और कब आएगा 1971 का चुनाव? तो बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि चूंकि इंदिरा गांधी जी अब ऐसे कानून कुछ लाना चाह रही हैं जिससे उनको गरीबों का समर्थन प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो ये हार चुकी हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मामला जैसे प्रीवी पर्स वाला, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी जी अपने आप को प्रूफ करने के लिए लोगों के सामने अब क्या काम करेंगी, तो यहाँ पर इनकी पूरी जो स्ट्रक्चर है वो कहेंगे गरीबी हटाने की बात। और ये जो है यानी अब ये 10 सूत्री जो है यानी 1971 के चुनाव में ये 10 सूत्री जो है वो 10 सूत्री इनका जो है वो आता है, यानी प्रस्ताव जो आता है कि 10 सूत्री कार्यक्रम लागू करती हैं और उसके थ्रू यानी यहाँ पर ये जो है ये गरीबी हटाने की बात कहती हैं, गरीबी हटाने की बात कहती हैं। और क्या बात कहती हैं? और ये बात कहती हैं कि अगर हमारी सरकार यानी जो है 1972 में चूंकि चुनाव होने थे, तो 1972 में अगर चुनाव होने थे तो इन्होंने कहा कि अगर हम जो है दोबारा सरकार में यानी आएंगे, जब हम सरकार में आएंगे तो हम क्या क्या काम करेंगे, यानी आप हमें वोट किस बेसिस पे दें। तो यहाँ पर ये कहेंगी कि जैसे इन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही, समाप्त करने की बात कही। फिर उसके बाद जो है यानी यहाँ पर प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कहती हैं, गरीबी को हटाने की बात कहती हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कहती हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात कहती हैं, राष्ट्रीयकरण करने की बात कहती हैं। क्योंकि इस समय जब इंदिरा गांधी जी पावर में थी, सरकार में थी, तो उस समय यानी जो एक तरह से मोरारजी देसाई जो है वो मोरारजी देसाई जो है यानी इस समय वो एक तरह से जो है इंदिरा गांधी को हराने के लिए पूरी एक तरह से रणनीति एक तरह से चल रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इस समय क्या जो है यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट होती है क्योंकि इंदिरा गांधी जी क्या कहती हैं कि हम जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी जो बैंकें हैं उनको एक तरह से सरकारी बैंकों की तरह जो है सरकारी बैंक बना देंगे, जिससे जो आम जन है यानी जो आम जनता है उसको क्या है उसको कोई दिक्कत ना हो। एज अलाइक जैसे वर्तमान समय में जनधन योजना है उसी तरह से एक तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने वाली बात थी। तो यहाँ पर बात क्या होगी, अब जब इंदिरा गांधी जी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की बात करती हैं तो इसी समय इस चीज के खिलाफ यानी जैसे ही ये सूचना आदेश जारी कर देती हैं कि ये बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है तो इसके खिलाफ कौन आएगा, तो इसके खिलाफ जो है यानी कूपर केस जो है कूपर केस बहुत फेमस है। कूपर केस किससे संबंधित है, तो ये जो कूपर जी थे यानी ये कूपर जो है यानी ये SBI हो गया, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इसमें काफी हिस्सेदारी इनकी थी, यानी इन बैंकों में काफी हिस्सेदारी कूपर की थी। और ये जो कूपर यानी एक तरह से बहुत बड़े बैंक जो है इनकी बैंकों में भागीदारी थी, SBI हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। तो ये अपने केस को यानी ये तुरंत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस चीज के खिलाफ, बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो सरकार करना चाहती है इस चीज के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब यहाँ पर बात क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से यानी ये कूपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से केस जो है वो जीत जाते हैं। यानी अब ये अपने बैंकों को बचाने के लिए जब ये सुप्रीम कोर्ट गए तो ये सुप्रीम कोर्ट से अपना केस जो है जीत जाते हैं। अब यहाँ पे भी हार किसकी हुई, इंदिरा गांधी जी की। गोलकनाथ बनाम केस में भी हार किसकी हुई थी, इंदिरा गांधी जी की। इसी तरह से प्रीवी पर्स जो है, प्रीवी पर्स क्योंकि यहाँ पर भूमाफियों को यहाँ पर जो बात की गई थी कि प्रीवी पर्स जो है तो इन्होंने बोला कि प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। तो प्रीवी पर्स क्या होता था, क्योंकि आपने देखा था आजादी के समय यानी जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भारत जो है वो 4 वर्गों में बटा हुआ था और A, B, C और D वर्गों में बटा हुआ था। उन्हीं में से यानी आप देखते थे कुछ ब्रिटिश जो है वो शासन कर रहे थे, ब्रिटिश शासन। यहाँ पर आरसी कूपर जो है वो केस जीत जाते हैं। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था आरसी कूपर। तो आरसी कूपर केस जीत जाते हैं। यानी यहाँ पर सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है, यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हो रही है कि जो यानी इसके पहले यानी इसके जस्ट पहले यहाँ पर कंडीशन क्या घट रही है, तो यानी इसके पहले गोलकनाथ बनाम के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1967 से यानी 1967 से 69